Hello friends, in this session we discuss about cell-mediated immunity. What is cell-mediated immunity? Cell-mediated immunity is an immune response that does not involve antibodies. Antibody involvement occurs in humoral immunity. In cell-mediated immunity, macrophages, natural killer cells, and antigen-specific cytotoxic T lymphocytes, they participate, and lots of chemicals are secreted, cytokines, in response to an antigen. How does cellular immunity protect the body? It protects the body by various mechanisms. एक तो स्पेसिफिक साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन होता है, दूसरा मैक्रोफेजेस और नेचुरल किलर सेल्स का एक्टिवेशन होता है, तीसरा वेरियस साइटोकिन्स आर प्रोड्यूस विच विल पार्टिसिपेट इन इम्यूनोलॉजिकल मैकेनिज़म्स. तो जो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस होते हैं वो एपोप्टोसिस करते हैं बॉडी सेल्स का. कौन से बॉडी सेल्स का? जो भी इन्फेक्ट हो चुके हैं बाय सम वायरस और सम फॉरेन बॉडी. वो वायरस इन्फेक्टेड सेल या बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स, उनका एपोप्टोसिस, और मेलिग्नेंट सेल्स हैं उनका भी एपोप्टोसिस या डिस्ट्रक्शन करते हैं टी लिम्फोसाइट्स. और मैक्रोफेज और नेचुरल किलर सेल्स वो भी पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, और साइटोकिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं वो वेरियस इम्यून मैकेनिज़म्स में पार्टिसिपेट करते हैं. ये सब डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेंस में उनका भी रोल होता है. Cytotoxic T cells or CD8 T cells. We know that T lymphocytes are of two types, CD4 and CD8. The CD4 lymphocyte is known as helper T lymphocyte, and CD8 T lymphocyte is known as cytotoxic T lymphocyte. Cytotoxic T lymphocyte कैसे टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करता है? तो जस्ट रिमेंबर दैट इन इम्यून सिस्टम एवरीवेयर receptors are there, so every cell has plenty of receptors on its surface. तो जब भी सामने वाले सेल के साथ इंटरेक्ट करना है तो दोनों सेल्स के पास कुछ कॉरस्पॉन्डिंग रिसेप्टर होने चाहिए जो आपस में बाइंड कर सके. अगर दोनों के पास कॉरस्पॉन्डिंग रिसेप्टर हैं जो बाइंड कर सकते हैं तो वो दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन होगा. इन दिस फिगर यू कैन सी दैट द साइटोटॉक्सिक टी lymphocyte is having T cell receptor, and the target cell which has the antigen, it has MHC class 1 receptors bound with the antigen, and when this T cell receptor binds with the MHC plus antigen complex, then the cytotoxic T lymphocyte gets activated and it will destroy the target cell which has the antigens of the foreign body inside it. तो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का फंक्शन है वो MHC रेस्ट्रिक्टेड है, यानी कि CTLs यानी साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स MHC1 के द्वारा प्रेजेंट किए गए एंटीजेंस को ही आइडेंटिफाई करते हैं. MHC2 इसको प्रेजेंट नहीं करता. साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को MHC1 ही प्रेजेंट करता है. Here there is one figure which shows activation of helper T cells and cytotoxic T cells. तो पहले एंटीजन आया बॉडी में, उसने एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने उसको फ्रैगमेंट किया, उसके छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स करके अपने सरफेस पे प्रेजेंट किया, और ये उसके रिसेप्टर है. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का ग्रीन कलर का रिसेप्टर है MHC. सामने इनएक्टिव हेल्पर टी सेल के ऊपर टी सेल रिसेप्टर है. इधर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने MHC के साथ एंटीजन को प्रेजेंट किया, और सामने टी सेल रिसेप्टर. इन दोनों रिसेप्टर्स का बाइंडिंग हुआ, साथ में CD4 रिसेप्टर भी बाइंड हुआ. तो ये सब रिसेप्टर्स का बाइंड होने से इनएक्टिव हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होने के बाद हेल्पर टी सेल में से बहुत सारे क्लोन्स बनते हैं, और थोड़े मेमोरी हेल्पर टी सेल बन जाते हैं और थोड़े इफेक्टर हेल्पर टी सेल्स बन जाते हैं जो इंटरल्यूकिन 2 सेक्रेट करते हैं और बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करते हैं. अब पहले जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ने हेल्पर टी सेल को एक्टिवेट किया तब उसने इंटरल्यूकिन 1 प्रोड्यूस किया. तो IL-1 प्रोड्यूस्ड बाय द APC इज़ ऑल्सो ए फैक्टर दैट हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ द हेल्पर टी सेल. तो मल्टीपल फैक्टर्स होंगे जिससे हेल्पर टी सेल एक्टिवेट होगा, और वो हेल्पर टी सेल बाद में आगे जाके बी सेल्स को एक्टिवेट करेगा. वैसे ही दूसरे कॉलम में एक इन्फेक्टेड बॉडी सेल है
उस इन्फेक्टेड बॉडी सेल ने जो भी एंटीजन है उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को अपने सरफेस पे MHC के साथ प्रेजेंट किया, और सामने इनएक्टिव साइटोटॉक्सिक टी सेल के पास टी सेल रिसेप्टर है, दोनों के रिसेप्टर्स आपस में बाइंड हुए, और CD8 रिसेप्टर होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल का, वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, और बाइंडिंग ऑफ द रिसेप्टर्स और इंटरलूकिन 2 फ्रॉम द हेल्पर टी सेल, ये सारे स्टिमुलाई से साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेशन के बाद उसके भी बहुत सारे क्लोन्स बनते हैं। उसमें थोड़े बहुत क्लोन्स मेमोरी सेल्स बन जाते हैं, और थोड़े क्लोन्स उसके इफेक्टर सेल्स बन जाते हैं जो फील्ड में जाके पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेंगे, राइट। सो इस फिगर में हमने देखा कैसे हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल दोनों का एक्टिवेशन होता है। रिसेप्टर बाइंडिंग और साइटोकाइंस प्रोडक्शन, ये दोनों चीज़ों से वो सेल्स एक्टिवेट होते हैं। नाउ हैव अ लुक एट दिस फिगर। इस फिगर में सेंट्रल एंटीजन एक दिखा रहा है ग्रीन कलर का। वो एंटीजन ने 3 लाइन ऑफ एक्शन दिखाया है। एक तो एंटीजन पहले लेफ़्ट साइड गया, उसने एक सेल को इन्फेक्ट किया, और वो इन्फेक्टेड सेल बाद में उस एंटीजन के छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा अलॉन्ग विद MHC मोलिक्यूल, और उसका ये प्रेजेंटेशन साइटोटॉक्सिक टी सेल देखेगा। साइटोटॉक्सिक टी सेल को ये एंटीजन प्रेजेंटेशन बाय द इन्फेक्टेड सेल और साथ में हेल्पर टी सेल का भी एक स्टिमुलस मिलता है। ये 2 फैक्टर्स की वजह से साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और एक्टिवेट होके वो फिर इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि वो जो एंटीजन है इन्फेक्टेड बॉडी सेल के अंदर, वो एंटीजन पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो दिस इज़ वन लाइन ऑफ एक्शन। अनदर लाइन ऑफ एक्शन इज़ द एंटीजन इज़ आइडेंटिफाइड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल उस एंटीजन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स कर देगा और उसको अपने सरफेस पे प्रेजेंट करेगा सामने हेल्पर टी सेल को। हेल्पर टी सेल के पास भी रिसेप्टर है, वो रिसेप्टर और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रिसेप्टर दोनों आपस में बाइंड करेंगे, और थोड़े इंटरलूकिन्स वगैरह प्रोड्यूस होंगे, और इस तरीके से हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाएगा। और ये एक्टिवेटेड हेल्पर टी सेल एक तरफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा और दूसरी तरफ बी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा, यानी कि उसका काम है दोनों को हेल्प करना। उसका काम है ह्यूमरल इम्यूनिटी में हेल्प करना बाय एक्टिवेटिंग द बी लिम्फोसाइट, और सेलुलर इम्यूनिटी में हेल्प करना बाय एक्टिवेटिंग द साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट। तीसरा लाइन ऑफ एक्शन है एंटीजन बी सेल के सरफेस पे जाके बाइंड किया। बी सेल के सरफेस पे एंटीबॉडी है, उससे बाइंड हुआ, तो ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बी सेल के सरफेस पे बना। वो बी सेल खुद भी एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का काम करता है। फिर बी सेल को हेल्पर टी सेल ने भी एक्टिवेट किया, वहाँ पे MHC रिसेप्टर बी सेल का, और हेल्पर टी सेल के सरफेस पे टी सेल रिसेप्टर, CD4 टी सेल रिसेप्टर, CD28, ये सब रिसेप्टर्स हैं। ये रिसेप्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, बाइंडिंग होता है, और उससे बी सेल एक्टिवेट हो जाता है, और बी सेल में से क्लोनिंग होता है। क्लोनिंग होके बहुत सारे प्लाज्मा सेल बनेंगे जो एंटीबॉडी बनाएंगे, और थोड़े बहुत बी सेल्स मेमोरी बी सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस फिगर में हमने देखा कि एंटीजन ने कैसे डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होता है। एक तरफ साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन, यानी कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दूसरी तरफ बी लिम्फोसाइट्स का एक्टिवेशन, दैट इज़ ह्यूमरल इम्यूनिटी, और तीसरी तरफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स का एक्टिवेशन होता है जो हेल्पर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, जो दोनों AMI और CMI दोनों में हेल्प करते हैं। ये एक और फिगर है, इसमें साइटोटॉक्सिक टी सेल एक्टिवेट होने के बाद कैसे टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करता है। तो साइटोटॉक्सिक टी सेल टारगेट सेल से बाइंड हुआ, बाइंडिंग में उसके रिसेप्टर और सामने टारगेट सेल के रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर्स बाइंड हुए। टारगेट सेल ने MHC और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बना के साइटोटॉक्सिक टी सेल को प्रेजेंट किया, जिसने टी सेल रिसेप्टर से उसको आइडेंटिफाई किया, और CD8 रिसेप्टर भी उसका बाइंड कर रहा है। और आफ्टर दिस बाइंडिंग द एक्टिवेटेड साइटोटॉक्सिक टी सेल विल प्रोड्यूस granzymes. These granzymes are such enzymes, they will do
लाइसिस ऑफ द इन्फेक्टेड बॉडी सेल। इन्फेक्टेड बॉडी सेल का एपोप्टोसिस हो जाएगा और उसमें से जो माइक्रोब के छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलेंगे वो पार्टिकल्स को फैगोसाइट्स फिर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो दिस इज़ वन मैकेनिज्म, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्जाइम्स that will help in destroying the infected body cell. Another mechanism of activated T lymphocytes is they will produce perforins and granulysins. ये जो perforins हैं they will produce holes in the infected body cell और वो साइटोलाइसिस से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और जो माइक्रोब के जो पोर्शंस हैं, छोटे छोटे सेगमेंट्स होंगे माइक्रोब के, वो ग्रेनुलाइसिन्स उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो इस फिगर में हमने देखा कि साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स दो अलग अलग तरीके से इन्फेक्टेड बॉडी सेल को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। पहला मैकेनिज़्म है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्जाइम्स और द सेकेंड मैकेनिज़्म इज़ प्रोडक्शन ऑफ परफोरिन्स एंड ग्रेनुलाइसिन्स, राइट। सो बाय टू डिफरेंट मैकेनिज़म्स दे आर डिस्ट्रॉइंग द इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। पहले वाले में माइक्रोब के पोर्शन फैगोसाइट ने डिस्ट्रॉय किया और दूसरे वाले में माइक्रोब्स का पोर्शन ग्रेनुलाइसिन्स ने डिस्ट्रॉय किया। फिर नल सेल्स आए। नल सेल्स के अलग अलग वेराइटीज़ है, नेचुरल किलर सेल्स, ADCC सेल्स और लिम्फोकाइन एक्टिवेटेड किलर सेल्स। These are different versions of the same type of cells and based on the function they have been given different names. नल सेल्स में नेचुरल किलर सेल्स और किलर सेल्स के दो एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए हैं। नेचुरल किलर सेल के सरफेस पे उसका रिसेप्टर है, उसको बोलते हैं NK रिसेप्टर, और सामने टारगेट सेल होगा जो इन्फेक्टेड होगा और वो टारगेट सेल के सरफेस पे होगा NK डिटर्मिनेंट। तो ये NK रिसेप्टर और NK डिटर्मिनेंट दोनों का बाइंडिंग होगा तो नेचुरल किलर सेल एक्टिवेट होगा और वो फिर टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। वैसे ही किलर सेल के केस में किलर सेल के सरफेस पे है FC रिसेप्टर और टारगेट सेल के अंदर एंटीजन था तो उस एंटीजन के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स उसने अपने सरफेस पे प्रेजेंट किए, तो वो सरफेस पे जो एंटीजन्स हैं उनके साथ एंटीबॉडी बाइंड करता है और वो एंटीबॉडी का जो FC पोर्शन है उसके साथ FC रिसेप्टर के सेल का बाइंड करेगा। ये बाइंडिंग होने से के सेल एक्टिवेट होगा और ऐसे वो के सेल इस टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, राइट। जो हमने फिगर देखा है वही फिगर को आप समझ लो तो भी यू विल गेट एन आइडिया। तो किलर सेल्स का काम क्या है? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड सेल्स को डिस्ट्रॉय करना और कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करना। कैंसर सेल्स को नल सेल्स के डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ सेल्स दे विल डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। एक तो किलर टी सेल्स, दे विल प्रोड्यूस ग्रेन्जाइम B एंड परफोरिन एंड डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल्स। Natural killer cells, they will also destroy the cancer cells. Lymphokine activated killer cells, they will also destroy the cancer cells. And ADCC cells, antibody dependent cell cytotoxicity wale cells, they will also destroy the cancer cells. All of these are different varieties of null cells and they have different kinds of receptors on their surface, and the cancer cells has corresponding type of receptors on its surface. तो सभी अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग रिसेप्टर से बाइंड कर सकते हैं और सभी में कैपेसिटी है कि वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करें। और मैक्रोफेजेस भी कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा जो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करेगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि जो नेचुरल किलर सेल्स हैं उनको कोई प्राइमिंग नहीं चाहिए, उनको कोई एक्टिवेशन नहीं चाहिए दूसरे सेल से, वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो वो हमारे बॉडी के खुद के सेल्स को क्यों डिस्ट्रॉय नहीं करते और क्यों जो फॉरेन बॉडीज़ है उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं उसी को डिस्ट्रॉय करते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हमारे बॉडी के जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके सरफेस पे हमारा नॉर्मल MHC का प्रेजेंटेशन होता है। MHC मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी के नॉर्मल वाले सरफेस पे होते हैं और जब भी ये नेचुरल किलर सेल्स वो नॉर्मल हेल्दी सेल का जो MHC होता है उसको देखते हैं तो वो उस सेल को कुछ नहीं करते कि ये हमारा खुद का सेल है ऐसा मान के वो नेचुरल किलर सेल उस सेल को छोड़ देते हैं।
पर जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं उनके सरफेस पे ये नॉर्मल MHC चला जाता है, डिसअपियर हो जाता है। और क्योंकि वो डिसअपियर हो जाता है तो इन्फेक्टेड सेल को फिर नेचुरल किलर सेल्फ समझ के नहीं देखता, वो उसमें MHC नहीं है इसलिए वो उसको फॉरेन बॉडी समझेगा और इसीलिए वो इन्फेक्टेड सेल को अटैक करता है और डिस्ट्रॉय करता है। यानी कि जो बॉडी के नेचुरल सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द नेचुरल किलर सेल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल MHC ऑन द सेल्स। MHC प्रेजेंटेशन होता है इसलिए नेचुरल किलर सेल नॉर्मल सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। और इन्फेक्टेड सेल में नॉर्मल MHC चला जाता है, वो दिखता नहीं है, इसलिए नेचुरल किलर सेल उसको अटैक करता है। इधर इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ पिक्चर है जिसमें नेचुरल किलर सेल एक टारगेट सेल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल साइटोटॉक्सिसिटी होता है, उसमें एंटीबॉडीज़ का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो ये नेचुरल किलर सेल सामने इन्फेक्टेड सेल है, उसमें एंटीजन लगा हुआ है, एंटीजन के साथ एंटीबॉडी बाइंड करा हुआ है और वो एंटीबॉडी का FC पोर्शन पे ये रिसेप्टर को बाइंड करेगा और ऐसे नेचुरल किलर सेल एंटीबॉडी के बाइंडिंग की वजह से वो एक्टिवेट हो जाता है और एंजाइम्स प्रोड्यूस करेगा जो टारगेट सेल को जाके डिस्ट्रॉय करेगी। अब आया साइटोकाइंस। साइटोकाइंस मतलब क्या? तो साइटोकाइंस आर डाइवर्स ग्रुप ऑफ नॉन एंटीबॉडी प्रोटीन्स रिलीज्ड बाय सेल्स दैट एक्ट एज मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। इम्यून प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन होता है। साइटोकिन्स में अलग अलग टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स के, मोनोकाइंस, लिम्फोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स वगैरह। मोनोकाइंस प्रोड्यूस बाय मोनोक्लियर फेगोसाइट्स, लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस बाय एक्टिवेटेड T सेल्स, इंटरल्यूकिन्स प्रोड्यूस बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम एंड उनको एब्रीविएशन में IL बोलते हैं। साइटोकाइंस की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो साइटोकाइंस आर प्रोड्यूस बाय सेल्स इन्वॉल्व इन बोथ नेचुरल एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। दे रेगुलेट वेरियस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस। उनका सेक्रीशन ब्रीफ और लिमिटेड होता है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही साइटोकिन बनेगा, बाद में फिर वो प्रोडक्शन बंद हो जाएगा। तो शॉर्ट लिव्ड होते हैं साइटोकाइंस और उनका जितना रिक्वायरमेंट है इम्यून सिस्टम में, जब जितना रिक्वायरमेंट है तब उतना बनेगा, बाद में फिर वो स्टॉप हो जाएगा। Many cases cytokines they have similar actions। कुछ साइटोकाइंस कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को एक्टिवेट करते हैं और कुछ साइटोकाइंस इम्यूनोलॉजिकल प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, कुछ इनिबिट करते हैं, कुछ एग्रेवेट करते हैं। सब मिक्सचर, सारे साइटोकाइंस का जो मिक्सचर है उस मिक्सचर रिस्पॉन्स की वजह से एक रेगुलेटेड सिस्टम चलता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम के सेल्स में अगर आप उसको खाली एक्टिवेट करते रहो तो वो ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगा, तो एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। तो एक लिमिट से आगे एक्टिवेशन होना ठीक नहीं है। और अगर इनिबिट करके रखो तो फिर वो फॉरेन बॉडीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकेगा। तो कितना एक्टिवेट करना, कितना इनिबिट करना, इस सब के लिए बहुत सारे रेगुलेटर्स चाहिए। और साइटोकाइंस भी ऑल्सो प्ले अ रोल ऑफ रेगुलेटर्स। तो जितने नाप में चाहिए इम्यून रिस्पॉन्स उतना ही रिस्पॉन्स जनरेट हो, जिससे कि फॉरेन बॉडीज़ डिस्ट्रॉय हो लेकिन बॉडी के खुद के सेल्स को कोई नुकसान ना हो। ये सब ध्यान रखने का काम साइटोकाइंस करते हैं। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिंथेसिस ऑफ अदर साइटोकाइंस। एक दूसरे के प्रोडक्शन को कोई इंक्रीज़ करता है, कोई डिक्रीज़ करता है, ठीक है, कोई इंटरफेयर करता है। साइटोकाइंस का एक्शन आपस में एंटागोनिस्टिक भी हो सकते हैं, एडिटिव भी हो सकते हैं, साइनर्जिस्टिक भी हो सकते हैं। और साइटोकाइंस प्रोड्यूस फ्रॉम वन सेल कैन एक्ट ऑन द सेम सेल, तो उसको बोलेंगे ऑटोक्राइन। इट कैन एक्ट ऑन अ नियर बाई सेल, इसको बोलेंगे पैराक्राइन। इट कैन एक्ट ऑन अ डिस्टेंट सेल, इसको बोलेंगे एंडोक्राइन। एग्जाम्पल्स ऑफ साइटोकाइंस: इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन 1, 2, 3 एक्सेट्रा, colony stimulating factors GCSF, MCSF and GM-CSF. GM-CSF is granulocyte monocyte colony stimulating factor. Tumor necrosis factor alpha and beta, interferons alpha, beta and gamma, and other cytokines like TGF beta and LIF. अब देखो ये इंटरल्यूकिन 1 के मल्टीपल फंक्शंस, कहीं पे वो एक्टिवेशन करेगा, कहीं पे इनिबिशन करेगा
और इम्यून सिस्टम के बहुत सारे सेल्स के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा है. इंटरल्यूकिन 1 produced from macrophages and other cell types promotes proliferation and differentiation of T cells and B cells, and it has other functions as well. तो ये एक साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 वो खुद ही इतने सारे फंक्शंस कर रहा है. तो सोचो इतने सारे साइटोकाइंस सब मिला के कितना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरेक्शन होगा. एक एक केमिकल मल्टीपल जगह पे असर कर रहा है. तो वैसे इतने सारे केमिकल्स हैं और सबके मल्टीपल इफ़ेक्ट्स हैं. तो रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस फ्रॉम टी सेल्स इज़ ए मेजर एक्टिवेटर ऑफ टी सेल्स एंड बी सेल्स. तो टी सेल में से ही बनता है और टी सेल को ही एक्टिवेट करता है, तो वो ऑटोक्राइन फंक्शन हो गया. फिर बी सेल्स को भी एक्टिवेट करता है और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को स्टिमुलेट करता है, नेचुरल किलर सेल्स को स्टिमुलेट करता है. वो थोड़े नेचुरल किलर सेल्स को लिम्फोकाइन एक्टिवेटेड किलर सेल्स में कन्वर्ट करता है जो NK रेजिस्टेंट ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो इंटरल्यूकिन 2 के भी मल्टीपल फंक्शंस हैं. ऐसे हर एक साइटोकाइन के मल्टीपल फंक्शंस हैं. तो साइटोकाइंस का रोल बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम में एज रेगुलेटर्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स. अब आए इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स का क्या फंक्शन है? इंटरफेरॉन्स आर एंटीवायरल एजेंट्स. They are very interesting molecules because they really help the non-infected cells of the body by saving them from infection. इंटरफेरॉन्स के 3 टाइप के फंक्शन है. इंटरफेरॉन बनते कहाँ से हैं? तो इंटरफेरॉन्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द इन्फेक्टेड सेल. वायरस इन्फेक्टेड सेल विल प्रोड्यूस इंटरफेरॉन और वो इंटरफेरॉन 3 टाइप के फंक्शन करते हैं. पहला, दे विल एक्टिवेट द इम्यून सिस्टम सेल्स फॉर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स. दूसरा, दे विल सिग्नल अदर इन्फेक्टेड सेल्स टू अंडरगो एपोप्टोसिस. एंड तीसरा, दे विल सिग्नल नेबरिंग अनइन्फेक्टेड सेल्स एंड stop them from getting infected by the virus, means protect them or save them. तो इंटरफेरॉन है क्या? इट इज़ प्रोड्यूस बाय ए वायरस इन्फेक्टेड सेल. इंटरफेरॉन का काम क्या है? तो 3 काम है. एक तो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करना. दूसरा, दूसरे इन्फेक्टेड सेल्स होंगे उनको बोलना कि भाई तुम भी डिस्ट्रॉय हो जाओ और ये सेल भी डिस्ट्रॉय हो रहा है क्योंकि अब ये वायरस इन्फेक्टेड हो चुका है. और तीसरा, नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को बोलना कि भाई तुम, ये वायरस आया है और हम तो इन्फेक्टेड हो चुके हैं और हम डिस्ट्रॉय होने वाले हैं, लेकिन तुम बच जाओ, तुम उस वायरस को अंदर मत आने दो. ठीक है. ऐसे 3 टाइप के सिग्नल ये इंटरफेरॉन्स जनरेट करते हैं. आई एम डूम्ड, बेटर मेक श्योर नन ऑफ माई नेबर्स कैन रेप्लिकेट दिस वायरस. तो ये एक इन्फेक्टेड वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन्स प्रोड्यूस करता है और उसका कहने का मतलब ये है कि मैं तो गया काम से, लेकिन मेरे आजू बाजू के सेल्स जो नॉर्मल हैं, जो अभी तक इन्फेक्ट नहीं हुए, वो बच जाएं, ऐसी मैं दुआ करता हूँ, उनको सिग्नल भेजता हूँ. राइट. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर और इंटरफेरॉन्स. ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का क्या काम है? इट इज़ ए प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन. It is involved in many biological and pathological processes like inflammation, cell proliferation, differentiation, cell death, autoimmune conditions, etc. और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर का भी मल्टीपल प्रोसेसेस में रोल है और उसको मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं. और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के डिफरेंट टाइप्स के वर्जन्स भी हैं और दे हैव रोल इन वेरियस मैकेनिज़म्स. ये एक टेबल है, इसमें बहुत सारे इंटरल्यूकिन साइटोकाइंस ये सब दिए हुए हैं. तो देयर आर प्लेंटी ऑफ साइटोकाइंस एंड ऑल ऑफ देम आर हैविंग प्लेंटी ऑफ रोल्स एंड ऑल ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सम पर्टिकुलर सेल टाइप्स एंड टुगेदर a mixture of response of all different agents of all these chemicals will determine the quantity and quality of the immunological response. So the immune response is regulated largely by the cytokine mechanisms.
फिर एक ट्रांसफ़र फैक्टर करके होता है। ट्रांसफ़र फैक्टर मतलब क्या? तो जब भी इम्यूनोकॉम्पिटेंट लिम्फोसाइट्स होते हैं, इम्यूनोकॉम्पिटेंट लिम्फोसाइट्स का कोई एक्सट्रैक्ट निकालो और वो एक्सट्रैक्ट किसी और पर्सन के बॉडी में डालो, तो दैट पर्सन विल ऑल्सो डेवलप द एबिलिटी ऑफ recognizing the pathogens like virus, bacteria, fungus or parasites, responding by killing these pathogens and remembering when they will come back. So transfer factor is an extract of immunologically competent T lymphocytes which when given to another person will give them the ability to recognize, respond and remember the pathogens. व्हाट इज़ इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस? इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस में दो टाइप का होता है, सेंट्रल टॉलरेंस और पेरिफेरल टॉलरेंस। सेंट्रल टॉलरेंस मतलब टी थाइमस और बोन मैरो में, थाइमस में टी सेल्स और बोन मैरो में बी सेल्स, जो भी सेल्फ रिएक्टिंग बी सेल्स और टी सेल्स है उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। और पेरिफेरल टॉलरेंस में अनरिस्पॉन्सिवनेस टू एंटीजन, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता ही नहीं है, अनरिस्पॉन्सिवनेस। फिर कुछ इम्यूनोसप्रेसिंग एजेंट्स होते हैं, उसकी वजह से भी इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस डेवलप हो सकता है। CMI को डिटेक्ट करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं, स्किन टेस्ट है, लिम्फोसाइट ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट है, माइग्रेशन इनहिबिटिंग फैक्टर है, रोजेट फॉर्मेशन है, डिटेक्शन ऑफ टी सेल्स बाय इम्यूनोफ्लोरेसेंस टेक्निक्स है। विद दिस वी एंड दिस सेशन। थैंक यू।